आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 44 एडी, इनकम टैक्स का सेक्शन 44 एडी, उसके तहत जो आईटीआर भरी जाती है उसको आइडली वो आईटीआर है आईटीआर 4, जिसको हम सुगम आईटीआर बोलते हैं। ठीक है, सरल आईटीआर 1 होती है जो सैलरीड के लिए होती है, और ज्यादातर बिजनेसमैन, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो आईटीआर 4 भरते हैं। अब छोटे कितने छोटे, सरकार ये कहती है कि 2 करोड़ तक की टर्नओवर के जो कस्टमर है, जो बिजनेसमैन साल भर में, या जो बिजनेस साल भर में 2 करोड़ तक की सेल करता है, टर्नओवर करता है, तो वो आदमी आपका सेक्शन 44 एडी में रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है, अब उसमें 2 पैरामीटर हैं कैलकुलेशंस के। एक पैरामीटर ये कि जो आप आईटीआर भर रहे हो 44 एडी में, मान लो 2 करोड़ है, हम एज्यूम करके चलते हैं 2 करोड़ से नीचे की बात हो रही है, अप टू 2 करोड़। तो अगर हम बात करें 2 करोड़ तक की, तो हम ये मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेके, कि भाई 1 करोड़ की सेल है किसी आदमी की। ठीक है, 1 करोड़ की सेल है टोटल, या 1.5 करोड़ मान लेते हैं, ऐसा करते हैं 1.5 करोड़ मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी सारी की सारी सेल, यानी कि सारी ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन, वो अकाउंट टू अकाउंट है, गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी सारी की सारी सेल अकाउंट टू अकाउंट है, तो आप जो भी सेल है, टोटल सेल, उसका 6% डिक्लेयर कीजिए। तो पहले केस में जैसे हमने 1 करोड़ माना था, तो उसका 6% आप डिक्लेयर कीजिए प्रॉफिट। आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है और रिटर्न फाइल कर देनी है, यानी कि 1 करोड़ की सेल, उस पे 6% प्रॉफिट, तो ये आपका प्रॉफिट होगा 6 लाख रुपए, काम खत्म। अभी जो हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन कर रहे थे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसमें से रेंट, आपकी सैलरीज, आपका इंश्योरेंस, ईएमआईज और बहुत सारे खर्चे जो हमने माइनस करने थे एडवर्टीजमेंट के, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सीधा जितने का माल बिका उस पे 6% लगाया और आपने आईटीआर भर दी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट है, अगर उसमें कुछ पोर्शन वो है जो कि कच्चे में भी, मतलब कैश अदर देन कैश है, सॉरी अदर देन बैंक अकाउंट है, अब वो कैश और काइंड भी हो सकता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, जितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होगी पैसे के अलावा। जैसे पहले हम पुराने टाइम पे नहीं करते थे, 1 किलो अनाज के बदले आधा किलो बाजरा, या वैसे करके एक्सचेंज ऑफ, हाँ गुड्स से एक्सचेंज, तो वो भी चीजें हो सकती है। बट कहने का मतलब यह है कि अदर देन बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, अगर कोई सेल है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि आपका 1.5 करोड़ की सेल थी, तो 1.5 करोड़ में हम ये मान के चलते हैं कि 1 करोड़ की सेल अकाउंट से है, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया, और 50 लाख की सेल अदर देन बैंक अकाउंट है। तो जो पोर्शन अदर देन बैंक अकाउंट है उस पे 8% लग जाएगा। 1 करोड़ पे 6%, 6 लाख, और 50 लाख पे 8%, 4 लाख। तो 1.5 करोड़ पे 10 लाख रुपए प्रॉफिट डिक्लेयर किया, और 10 लाख के प्रॉफिट के हिसाब से कंप्यूटेशन किया, बनाया, और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? पर कंप्यूटेशन में ये चीज लिख के आनी चाहिए। कंप्यूटेशन में जो मैं बता रहा हूं ना, 6% और 8% की कैलकुलेशन लिख के आनी चाहिए। हाँ, कि क्या कैलकुलेशन हुई है एग्जैक्टली। अगर वो कंप्यूटेशन में नहीं लिखी हुई है, तो आप उस कंप्यूटेशन को रिवाइज करने के लिए बोलोगे, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे बन के आ जाते हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जगह ये गलती मिलती है हमें, कि जो आईटीआर हमारे पास आते हैं उनके साथ 44 एडी वाले जो आईटीआर हैं, यानी कि सेक्शन 44 एडी में जो आईटीआर फाइल किए जाते हैं, आईटीआर 4 जो आती है हमारे पास, उसके साथ कंप्यूटेशन जो लिखी होती है, उस कंप्यूटेशन में पहली लाइन होती है
इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। कई लोग लिख देते हैं एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो विच मीन्स दैट जो बनी हुई है, जो कंप्यूटेशन बनी हुई है वो गलत है। 44 एडी में आप या तो रिटर्न ही फाइल मत करो उस सेक्शन में, फिर तो आईटीआर 3 फाइल करो। आप अगर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हो तो आईटीआर फाइल करो। अब पता है क्या, आईटीआर भरेंगे 4, कंप्यूटेशन में लिखेंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बिजनेस इनकम एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से लिख देंगे। और फिर कहेंगे जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो हम बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते जी? बनता ही नहीं, कस्टमर को तो नॉलेज है ही नहीं। जो सीए है, जो आईटीआर भर रहा है, वो भी बेवकूफ बनाता है। अब जब हम सीए के पास जाते हैं, कई तो लोग जो है क्या कहते हैं, सीए से भी नहीं भरवाते आईटीआर, वो ऐसे ही कोई लोग बैठे होते हैं उनसे भरवा लेते हैं। कोई वकील है, कोई कुछ है, मतलब दिल्ली में तो फिर भी ठीक है काफी हद तक, दिल्ली से बाहर जाओगे तो किसी से भी आईटीआर भरवा लेते हैं। अब किसी से भरवा ली, उसको पता ही नहीं है। आपने आईटीआर 4 तो भर दी, भरनी आती क्योंकि सब सुगम आसान है। सेक्शन बेसिकली वो बहुत आसान है आईटीआर, सुगम इसलिए नाम है ना। तो भर तो दी, लेकिन उसका कौन सा सेक्शन है, उसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से बनेगी। और कई लोग कहते हैं कंप्यूटेशन नहीं बनाते जी, झगड़ने लग जाते हैं। अरे भाई आईटीआर भरी कैसे बेसिस पे? वो कई कस्टमर तो क्या करते हैं, वो 40-45 पेज का उसमें से पूरा फॉर्म निकलता है। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग, तो पूरा फॉर्म भरना पड़ता है हमें, तो वो पकड़ा देते हैं जी, ये देख लो, हम तो बनाते ही नहीं, कंप्यूटेशन इसमें पढ़ लो। भैया लोन लेने के लिए आ रहे हो, कोई नहीं पढ़ने वाला। बैंक वाले के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो पूरी 45 पेज पढ़ेगा। वो 45 पेज की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पेज पे समराइज की जा सकती है, 2 पेज पे समराइज की जा सकती है, और उसमें सिर्फ कंप्यूट मतलब दैट 2 पेज मतलब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो वो 2 पेज की समरी पढ़ के और इवेल्युएशन कर लेगा, ना कि वो 40-45 पेज पढ़ेगा। पहली चीज तो ये जो कस्टमर्स होते हैं 1-1.5-2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कस्टमर, उनकी लोन की रिक्वायरमेंट ही 20-30-40 लाख रुपए होती है, ठीक है। और बैंक लोन ऑफिसर जिसके पास फाइल जा रही है लोन के लिए, उसके पास 5 करोड़ की फाइल भी होती है, 10 करोड़ की फाइल भी होती है। तो वो ऐसी फाइल पे क्यों दिमाग लगाए जिसमें कागज उलट पुलट तरीके से आ रखे हैं? 5 करोड़ 10 करोड़ की लोन की एप्लीकेशन वाली फाइल में टर्नओवर अच्छी होगी, बिजनेस अच्छे होंगे, उनके प्रॉपर कागज बन के गए होंगे, ऑडिट भी होंगे, उसको प्रॉपर तरीके से समझेगा, हर तरीके से भी सब कुछ ऑडिट होके प्रॉपर तरीके से बन के आया होगा। और छोटे बिजनेसमैन, टर्नओवर है 1.5 करोड़ की, 44 एडी में आईटीआर भरा हुआ है, कंप्यूटेशन में लिखा हुआ है इस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग रहे तो है नहीं जी, बैलेंस शीट मांग रहे तो है नहीं जी। अब एक कंडीशन और आ जाती है, अगर ध्यान से देखोगे तो द मोमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है, चाहे किसी भी केस में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन के आएगी हमारे पास, तो हमें सीए से सर्टिफाइड चाहिए। बिना सीए की सर्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को हम लोन पर्पज से नहीं मानते। सीए सर्टिफिकेट बनाने के लिए आज की डेट में सीए किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई चिट्ठी भी लिखनी होगी, उस पर अपने स्टैंप साइन तब तक नहीं करेगा जब तक वो यूडी मतलब बिना यूडीआईएन के नहीं कर सकता है। अब यूआईडीआईएन क्या है? यूडीआईएन, यूनिक डॉक्यूमेंटेशन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक प्रोसेस लेके आया गया 2019 में। यूडीआई होता है ना? हाँ, यूडीआईएन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या आइडेंटिटी नंबर होगा। 2019 में ये किया गया। पहले क्या होता था कि लोन पर्पज से या और
बहुत सारी जगह ऐसा लिखा गया कि कुछ भी लेटर बनाया गया और उसको उठा के लोन पर्पज से दे दिया गया, बाद में पता चला वो तो चीजें ही सारी फेक थी। सीए कह रहा जी मैंने तो स्टैम्प साइन नहीं किए, मैंने तो बनाया नहीं सर्टिफिकेट, सीएमओ कर गए। क्योंकि मैंने तो जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो बनाया ही नहीं है। अब उसका हल क्या ढूंढा गया कि भाई सीए कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट पे अपने स्टैंप अटेस्टेशन करेगा, साइन करेगा, तो उस डॉक्यूमेंट को एक गवर्नमेंट की साइट है यूडीआईएन की, उस पर अपलोड भी करेगा और एक वहां से एक यूनिक नंबर, डॉक्यूमेंट का नंबर जनरेट होगा, वो डॉक्यूमेंट का नंबर उस पर लिखेगा। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट का नंबर जब लिखेगा वो किसी भी बैंकर के पास जाएगा या कहीं पे भी जाएगा, वो जो यूनिक नंबर है उसको वेबसाइट पे डालेंगे और वो चेक कर लेंगे, हाँ भाई ये सीए नहीं अटेस्ट कर रखा है, ताकि हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं होगी। गलत रोंग कागज जो बन के आते हैं हमारे पास, गलत कागज जो बन के आते हैं वो नहीं बन के आएंगे। फेक 1500 रुपए लेता है सीए, शायद हर सीए अपने हिसाब से करता है। हाँ भाई होस्टिंग भी तो है ना, वो इतना डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, सर्वर पे लोड पड़ेगा, तो उसके चार्जेस कौन भरेगा? ठीक है, आइडली जो ऑफिशियल फीस है शायद 1500 रुपए के आसपास है, और सीए जो चार्ज करते हैं वो 3000, 4000, 5000, 10,000, जिसको जैसा जिस लेवल का सीए है। छोटा सीए है 3000 ले लेगा, 4000 ले लेगा, बड़ा सीए 5, 7, 10,000 ले लेगा, और बड़ा सीए 15,000, 20,000 ले लेगा। ठीक है ना, इट्स अप टू, जैसे कि लॉयर की फीस है भाई, जो लोकल कोर्ट में डील कर रहा है वो 500 रुपए में भी केस लड़ लेगा, एक हियरिंग ले लेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है वो 10 लाख रुपए भी हियरिंग के लेगा। ठीक है ना, मैटर तो वही है ना, कोर्ट तो वही है। ठीक है, 44 एडी अगेन दोबारा 2 करोड़ या उससे कम की टर्नओवर, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन 6% प्रॉफिट, अदर देन बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन 8% प्रॉफिट। अदर देन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अलावा जो ट्रांजैक्शन है 8% प्रॉफिट डिक्लेयर किया और रिटर्न फाइल कर दी। 44 एडी सिंपल, ITR 4 सीधा 44 एडी मतलब, और 44 एडी कंफर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में होनी चाहिए।